अच्छा गाइस, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी माजिद साहब की अपनी पर्सनल कहानी है। और इससे पहले हम उनकी इस बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक कर दें। ये कहानी उस दौर की कहानी है जब आप कह सकते हैं कि 2006-2007 चल रहा था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ईद आने वाली थी और एक शॉप के ऊपर जॉब किया करता था। बेसिकली ये जो शॉप थी, ये गारमेंट्स की शॉप थी, ये कपड़ों की दुकान थी। और ईद के सीज़न की वजह से अक्सर रात के 1-2 बजे तक ये शॉप बंद हुआ करती थी। अब ये जो शॉप थी, इस शॉप से जो मेरे घर का रास्ता था वो तकरीबन 35-40 मिनट का पैदल का रास्ता था। अगर आप शॉर्टकट रास्ते से जाएं तो ये तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता था। लेकिन ये जो रास्ता था ये कब्रिस्तान के सामने से गुजरा करता था। वैसे तो मेरी कोशिश होती थी कि जो लॉन्ग रास्ता है जहाँ पे लाइट्स मौजूद हैं या जहाँ पे ट्रैफिक हुआ करती है, मैं वहाँ से जाना आना करूँ। लेकिन कभी कभी जब आपको जल्दी हो या कोई वजह हो तो आप शॉर्टकट रास्ते से भी आया और जाया करते हैं। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं कुछ जल्दी में था और जब मैं शॉप से निकला तो मेरा ख्याल है कि 1:45-2 बजे का टाइम था। मेरा ख्याल था कि 20-25 मिनट में यानी 2:30 बजे तक मैं खैरियत से अपने घर पहुंच जाऊंगा। वैसे आम तौर पे जब मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से भी जाया करता था तो वहाँ पे भी कोई ना कोई अल्लाह का बंदा मुझे रास्ते में दिखाई दिया करता था। लेकिन बस इत्तेफाक की बात है कि उस रात जब मैं अपनी शॉप से निकला और इस शॉर्टकट रास्ते से यानी कब्रिस्तान के सामने से जब मैं गुजर रहा था तो दूर दूर तक ऐसा लग रहा था जैसे ना ही लाइट मौजूद है, ना ही कोई बंदा मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, रमज़ान थे, मैं पाक साफ था और मेरी आदत थी मैं हमेशा पाक साफ के साथ साथ बावजू रहा करता था। अब ये जो कब्रिस्तान वाला रास्ता था ये कुछ इस तरह से था कि उल्टे हाथ पे कब्रिस्तान मौजूद था, ये उसकी दीवार थी और दीवार के बाद कब्रें मौजूद थीं। जबकि जो सीधे हाथ वाला रास्ता था वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ या इस तरह के दरख्त वगैरह मौजूद थे। और इन दोनों के दरमियान से गुजर के हमें अपने घर, अपनी गली की तरफ बढ़ना होता था। बहरहाल जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे गुजरते गुजरते ऐसा लग रहा था जैसे किसी के कदमों की आवाज़ मुझे बआसानी सुनाई दे रही है। यानी मैं इस तरफ मौजूद था और दीवार के उस तरफ जहाँ पे कब्रें थीं, ऐसा लग रहा था जैसे 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 मैं कदम रख रहा हूँ वैसे वैसे वहाँ पे भी कोई मेरे साथ साथ चलता चला जा रहा है। आम तौर पे ये जो गोरखन वगैरह होते हैं ये भी इतनी रात में कब्रों के पास गुजरने से या यहाँ पे बैठने से गुरेज किया करते हैं। खैर मैं अपनी धुन में था और मेरा यही ख्याल था कि हो सकता है कोई गोरखन हो जो नमाज की या सहरी की तैयारी कर रहा हो और यहाँ से गुजर के मस्जिद की तरफ बढ़ता चला जा रहा हो। गर्ज की जितनी भी पॉजिटिव बातें थी मैं अपने जहन में ला रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मामला या सोच किसी दूसरी तरफ जा सके। अच्छा, शुरू शुरू में जो आवाज़ें थीं बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई एक आदमी या एक शख्स से चलता चला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये जो कदमों की आवाज़ें थीं ये बढ़ती चली जा रही थीं। अब ऐसा लग रहा था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर ऐसा लग रहा था 5-6 लोग हैं जो बहुत तेज़ी के साथ न सिर्फ ज़मीन पे कदम रख रहे हैं बल्कि उनकी चप्पलों की या उनके पाँव की शोर की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। बात ये भी थी कि जब मुझे इस तरह से बढ़ती हुई आवाज़ें महसूस हो रही थीं तो मैं उस वक्त भी अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि हो सकता है कोई जनाजा आया हुआ हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हों और उनके कदमों की आवाज़ें मुझे बाकायदा सुनाई दे रही हों। लेकिन आप यकीन करें कि जैसे ही मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो कुछ सेकंड्स के लिए मुश्किल 20-25 सेकंड्स के लिए ये जो आवाज़ें थीं ये एकदम से रुक गईं। अब जब ये आवाज़ें रुकी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि हो सकता है उनको जहाँ तक जाना था या जिस कब्र तक पहुँचना था वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब उनके कदमों की आवाज़ नहीं आने वाली है। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद दोबारा से मुझे आवाज़ें आना शुरू हुई और अब जो आवाज़ें थीं वो नीचे के बजाय मुझे ऊपर की तरफ से सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मेरे साथ साथ अब कोई नीचे के बजाय ऊपर यानी दीवार के ऊपर चलता चला जा रहा है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज़ें मुझे दीवार के ऊपर से सुनाई दे रही थीं।
ज़ाहिर सी बात है, जब आपको इतने करीब से इस तरह की आवाज़ें आएँ और जबकि आवाज़ें आपको ऊपर की तरफ से सुनाई दे रही हों, तो अल्टीमेटली आप ना चाहते हुए भी उस दीवार पे या उस तरफ ज़रूर देखा करते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ था जब मैंने चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता करके उस दीवार के ऊपर या उसकी मुंडेर पे देखना शुरू किया, तो मैंने कुछ अजीब सा मंजर देखा। मैंने देखा कि 5-6 बच्चे जिनकी उम्रें महज 11 या 12 साल के दरमियान होंगी, कुछ अजीब से लंबे लंबे से उनके चेहरे थे। ऐसा लग रहा था उनके सरों को खींचने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा या लंबा कर दिया गया है। वो अजीब तरीके से दीवार पे चलते हुए मेरी तरफ मुस्कुरा के देख रहे थे, या ऐसा लग रहा था मुझे देख के हंस रहे हैं। अच्छा, अजीब बात ये थी, ये जितने भी बच्चे थे, इन तमाम बच्चों के जो लिबास थे, या इनके जो चेहरे थे, या इनकी जो चाल ढाल थी, इवन के उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट या शैतानी मुस्कुराहट मौजूद थी, ये सारी की सारी एक जैसी थी। ऐसा लग रहा था ये सारे के सारे बच्चे हम शक्ल हैं और मुझे शरारत करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ कि मैं जब मज़ीद आगे बढ़ा और मैंने दोबारा से तीसरी बार, चौथी बार इन बच्चों की तरफ देखना शुरू किया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके इन बच्चों के जो कद थे वो ना सिर्फ बढ़ते चले जा रहे थे, बल्कि अब ऐसा लग रहा था देखते ही देखते इनके चेहरे खौफनाक चेहरों में तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। हालांकि मैं पाक साफ था, मेरी आदत थी, बावजू रहा करता था, लेकिन उसके बावजूद मेरे जिस्म से न सिर्फ पसीने टपकना शुरू हो चुके थे, बल्कि अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने इस शॉर्टकट रास्ते से गुजर के इतनी रात में कितनी बड़ी गलती की है। आप यकीन करें कि जब तक मैं उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाया, मुझे मुसलसल उन बच्चों के मेरे साथ साथ चलने का या अब हंसने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था चलते चलते उन बच्चों ने बाकायदा कभी मेरा, कभी मेरी माँ का, कभी मेरे बाप का, इवन कि मेरी मरहूम दादी का नाम लेना या मुझे पुकारना शुरू कर दिया था। अब जाहिर सी बात है, कोई इस तरह का अजनबी आपके घर वालों का, आपके मरहूमीन का नाम ले, तो आपको शक नहीं बल्कि यकीन हो जाता है ये जो भी मखलूक है ये कम से कम इंसान नहीं हो सकती। खैर, मैंने अपनी रफ्तार को न सिर्फ तेज़ किया, बल्कि पूरे रास्ते जब तक मैंने गली क्रॉस नहीं की, या आप कह सकते हैं कि जब तक कि मैं अपने घर नहीं पहुंचा, मैंने मुसलसल आयतुल कुर्सी की या कुरानी आयत की जो भी तिलावत थी उसको जारी रखा। अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं इस रास्ते को अबूर करने के बाद जब अपने घर पहुंचा, तो वहाँ पे मेरे घर वाले जागे हुए थे और मेरे अब्बू ने मुझ पे काफ़ी देर तक दम दुरूद किया। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये जो कहानी है ये 1978 की कहानी है, और ये कहानी एक साहब जिनका नाम कलीमुल्लाह था और वो इंडियन रेलवेज़ के अंदर जॉब किया करते थे, ये वाक़या उनके साथ पेश आया था। हुआ कुछ इस तरह से था, ये जो कलीमुल्लाह साहब थे ये मध्य प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन में जॉब किया करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि इनके जो ड्यूटी आवर्स थे वो दिन के बजाय रात के लिए सेलेक्ट किए जाते थे, और इनको अक्सर रात के औकात में जॉब करना होती थी। अब ये जो रात का टाइम था, अगर आप उस दौर की बात करें तो अब की निस्बत रात में इतनी ज़्यादा ट्रेनें नहीं गुजरा करती थीं। इनका ये कहना था कि जो आखिरी ट्रेन थी वो रात को 12:30 बजे यहाँ से गुजरती थी, और उसके बाद जो अगली ट्रेन थी वो सुबह 7:30 बजे यहाँ से गुजरा करती थी। बीच का ये जो टाइम था ये मुकम्मल तौर पे खाली था, और इस दौरानिए में ना ही स्टेशन के ऊपर कोई मौजूद होता था और ना ही आमतौर पे यहाँ पे पैसेंजर्स नज़र आया करते थे। हाँ, रेलवे का जो अमला था वो अपनी ड्यूटी की वजह से वहाँ पे मौजूद होता था, और ये जितना भी स्टाफ था ये आमतौर पे रात के 12, 12:30 बजे के बाद यानी 1 बजे तक सो जाया करता था। वैसे ही एक सर्द रात थी और रात के तकरीबन 12:30, 1 बजे का टाइम था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये जो स्टेशन था मुकम्मल तौर पे एक वीरान स्टेशन में तब्दील हो चुका था। कलीमुल्लाह साहब बताते कि मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ था
और मैं भी एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके नींद में जा रहा था। तो इससे पहले कि मैं अपने कमरे में या जहाँ पे मुझे बैठना होता था वहाँ जाके मैं रेस्ट करता, मुझे एकदम से ऐसा लगा ये जो रेलवे ट्रैक है, इस ट्रैक पे ज़रा आगे जाके कुछ बच्चे हैं जो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो स्टेशन था इसके इर्द गिर्द इतनी आबादी मौजूद नहीं थी, तो आमतौर पे जो गांव के लोग हैं वो वैसे भी इतनी रात में और इतनी सर्द रात में बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकाला करते थे। अब पहले तो मैं इन बच्चों को देखता चला गया और मेरा यही ख्याल था कि जैसे गांव के बच्चे आंख बचा के अपने गांव से इस ट्रैक के ऊपर खेलने के लिए आ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ मज़ीद टाइम गुजरा तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनका जो शोर था ये बढ़ता चला जा रहा था और मैं भी परेशान था कि वाकई में ये जो बच्चे हैं एक तो इतनी रात में यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे तो कोई ट्रेन नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी इस ट्रैक के ऊपर इन बच्चों को नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि जब मैं इन बच्चों के कपड़ों के ऊपर गौर कर रहा था तो दूर से ही ऐसा लग रहा था जैसे ये जो भी बच्चे हैं ये सारे के सारे ज़ख्मी बच्चे हैं और इनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं, जैसे कि अल्लाह ना करे अभी कुछ देर पहले ये किसी हादसे का शिकार हुए थे और हादसे का शिकार होने के बाद यहाँ पे आके खेलना शुरू कर चुके हैं। अगर वाकई में उनके हुलिये पे गौर किया जाए या उनको देखा जाए तो वो ज़ख्मी बच्चे लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो हंस रहे थे, खेल रहे थे और शोर मचा रहे थे, तो अल्लाह ना करे अगर कोई बच्चा इस तरह से ज़ख्मी हो तो वो कभी भी इस तरह से हंस बोल नहीं सकता है। खैर कुछ देर बाद मैंने सोचा कि मैं इससे पहले सोने के लिए चला जाऊं। मैं जाता हूं, इन बच्चों को डांटता हूं और डांटने के बाद इनके जो भी घर हैं वहाँ पे वापस भेज देता हूँ। इसी ख्याल से जब मैंने बच्चों की तरफ बढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं इन बच्चों को फॉलो कर रहा था, तो आप यकीन करें कि जैसे जैसे मैं इन बच्चों की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे वो बच्चे उस ट्रैक पे मज़ीद आगे जाते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शरारत के तौर पे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ ये वैसे वैसे मज़ीद आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब तक का इम्प्रेशन यही था ये बच्चे जानबूझ के मुझे तंग कर रहे हैं, लिहाजा मैं भी एक हद तक आगे गया और मैंने सोचा कि अब मैं वापस मुड़ जाता हूँ। अजीब बात यह थी कि इससे पहले मैं वापस मुड़ता जब मेरी नज़र उस रेलवे ट्रैक के ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा उस ट्रैक के ऊपर जगह जगह खून की बूंदें पड़ी हुई हैं। यानी वाकई में ये जो बच्चे थे ये ना सिर्फ ज़ख्मी थे बल्कि इस कदर ज़ख्मी थे कि इनके जिस्मों से, इनके पाँव से खून रस रहा था। अगर ये बच्चे इस कदर ज़ख्मी थे, इतनी बुरी हालत में थे, तो इतने रिलैक्स कैसे हो सकते थे। खैर जैसे जैसे कुछ मज़ीद टाइम गुजरा तो मुझे लग रहा था जैसे मामला कुछ और है और ये जो बच्चे हैं ये कम से कम इंसान के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से वो रिलैक्स थे, जिस तरह का उनका बिहेव था, या तो ये छलावे थे या फिर जन्नात के बच्चे थे। मैं जैसे ही मुड़ा और मैंने सोचा कि मैं वापस अपने कमरे, अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता चला जाता हूँ, तो वही बच्चे जो अब से कुछ देर पहले मेरे पीछे की तरफ मौजूद थे, यानी मैं उनको फॉलो कर रहा था, मेरे मुड़ते ही ऐसा लगा जैसे मेरे अब इस साइड पे आ चुके हैं और एग्जैक्टली ये तीनों बच्चे अब मेरे सामने मौजूद थे। अब ऐसा लग रहा था ये बच्चे जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हैं। खैर मैंने इन बच्चों को वहाँ पे खड़े खड़े एकदम से मुखातिब किया और मैंने इनको कहा कि बेटा तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए मुआफ़ी चाहता हूँ। जैसे ही मैंने इस तरह से कहा तो ये तीनों जो बच्चे थे ऐसा लगा जैसे इन तीनों ने एक साथ एक ज़ोर से कहका मारा है। अच्छा, कहका मारने के बाद इन तीनों बच्चों ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारा और कहा कि तुम परेशान मत हो, हम यहाँ पे गुज़िश्ता 20-25 सालों से खेला करते हैं। कोशिश करा करो कि इतनी रात में या इस टाइम में जब यहाँ से ट्रेन नहीं गुजरा करती तो अपने कमरे से बाहर ना निकलो। अब ये सुनने के बाद जो भी कुरानी आयत मुझे आती थी मैंने उनकी तिलावत शुरू की और तिलावत करते करते जैसे तैसे आंखें बचा के बिलाखिर अपने दफ्तर में, अपने कमरे में दाखिल हो गया। जब मैं अपने कमरे के अंदर आया तो उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि रात के औकात में, ख़ास तौर पे जब यहाँ पे मुकम्मल तौर पे सन्नाटा होता है या यहाँ पे कोई ट्रेन मौजूद नहीं होती, तो बाहर निकलने से परहेज़ करूँ।
अजीब बात ये थी, जब मैंने इस वाक़ये का ज़िक्र जो भी मेरे जानने वाले थे या जो भी अफ़सरान थे उनसे किया, तो उनका ये कहना था कि अब से तकरीबन 30-40 साल पहले इस रेलवे स्टेशन पे एक हादसा हुआ था, और उस हादसे के नतीजे में ऐसे ही 3 बच्चे, जिस तरह के बच्चों का तुम ज़िक्र कर रहे हो, वो ना सिर्फ ट्रेन के सामने आ गए थे, बल्कि उन तीनों बच्चों की उसी वक्त वहीं पे डेथ हो गई थी। ये कहानी 2006-2007 की कहानी है, और उस दौर में हम लोग औरंगी टाउन नंबर 5 के अंदर रहा करते थे। बेसिकली हमारा जो घर था वो एक पुराना सा घर था, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो तकरीबन 40 से 45 साल पुरानी थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ हमारी जो छत थी, उस छत के ऊपर भी 2 कमरे मौजूद थे। अक्सर ऐसा होता था कि मैं रात के औकात में, ख़ास तौर पे जब सर्दियाँ शुरू होती थीं, तो छत पे सोने को प्रेफरेंस दिया करता था। बात ये थी कि मुझे शुरू से ही ये जो सर्दी का सीज़न था, ये ना सिर्फ पसंद था, बल्कि अक्सर सर्दी की रातों में मैं देर रात तक जागता रहता था और कोई ना कोई काम किया करता था। तो वैसे ही दिसंबर चल रहा था और शदीद सर्दी हो रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। मैं अपने कमरे से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि मुझे कुछ काम था, और वो काम करने के बाद वापस मुझे अपने कमरे पे यानी फर्स्ट फ्लोर पे आना था। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जब मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा जो हमारी छत है, यानी छत की जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अजीब बात यह थी कि ये जो छत थी और इसकी जो बैक साइड वाला हिस्सा था, वहाँ पे एक गंदी कच्ची गली मौजूद थी, जहाँ पे आमतौर पे लोग अपने घर का कचरा या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको फेंका करते थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हमारे घर की छत पे यानी दीवार पे आखिर ये कौन है जो उस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। हालांकि आमतौर पे हमारे एरिया में जो भी लोग हैं वो किसी और की छत पे नहीं जाया करते, और ना ही बिला इजाज़त इस तरह से किसी के घर के अंदर दाखिल होते हैं। अब जब मैंने पीछे से उसकी तरफ देखना शुरू किया, तो पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई 75 या 80 साल का बूढ़ा सा आदमी है, जिसकी जो कमर है वो बाकायदा झुकी हुई है। लेकिन जैसे जैसे मैं उसके ऊपर मज़ीद गौर कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसका जो कद है वो तकरीबन 7 या 8 फीट के दरमियान है। ये मुसलसल अपने सर को झुकाए नीचे की तरफ, यानी जहाँ पे गंदी गली मौजूद है, उस तरफ देखता चला जा रहा है। मैं उसको पीछे की तरफ से ही देख रहा था, और मैंने पीछे से ही खड़े खड़े उसको आवाज़ दी, और मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात में हमारे घर के अंदर या हमारी छत पे क्या कर रहे हो। अब बजाय इसके वो आदमी मेरी बात का जवाब देता, उसने मुसलसल मेरी बात को नज़रअंदाज किया और वैसे ही गंदी गली की तरफ झांकता चला गया। अब जब उस आदमी ने जवाब नहीं दिया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और एक तरह से मुझ पर गुस्सा तारी हो गया। मैंने सोचा कि मैं ज़रा सख्ती से इस आदमी से पूछता हूँ, और अगर वाकई में ये कोई चोर वगैरह है तो उसको पकड़ के बाहर ले जाता हूँ। मैंने जब दोबारा से गुस्से की हालत में उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो, अगर नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को यहाँ पे बुला लूँगा। अजीब बात यह थी कि जब मैंने पुलिस का जिक्र किया तो ये जो भी आदमी था ये आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ पलटना शुरू करता है। आप यकीन करें कि जब इस आदमी ने पलटने के बाद अपना चेहरा एग्जैक्टली मेरे सामने किया, तो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे सामने कोई शैतान मौजूद है। इस आदमी का जो चेहरा था वो इस कदर काला था, और ना सिर्फ काला था बल्कि उसके चेहरे पे इस कदर ज़ख़म मौजूद थे कि जैसे उसके चेहरे पे किसी ने बाकायदा नोचा हुआ हो। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पे जो ज़ख़म मौजूद हैं उन ज़ख्मों में बाकायदा कीड़े रेंगते हुए नज़र आ रहे हैं। अजीब बात यह थी कि उसकी जो आंखें थीं या उसकी जो आंखों का हिस्सा था, उन आंखों में ऐसा लग रहा था कुछ अजीब सी सफ़ेद सी रोशनी मौजूद है, जैसे कि उसकी जो आंखें हैं वो मुसलसल ऊपर चढ़ी हुई हों। अब एकदम से जब मैंने उसका इतना खौफनाक सा चेहरा देखा, तो बजाय इसके मैं मज़ीद आगे बढ़ता, मैं एकदम से पीछे हटा। जैसे ही मैं पीछे हटा तो वो जो आदमी था उसने एकदम से ऐसा लगा जैसे नीचे की तरफ जंप मारी है। जैसे ही इस आदमी ने नीचे की तरफ जंप मारी,
तो मैं थोड़ा सा हौसला करने के बाद जब आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद जब मैंने उस गली में, यानी जहाँ पे गंदी गली मौजूद थी, वहाँ पे झांकना शुरू किया, तो आप यकीन करें उस पूरी गंदी गली में कोई भी मौजूद नहीं था। यानी ये जो आदमी था, जब ये नीचे कूदा था तो कूदते ही ऐसा लगा जैसे हवा के अंदर तहलील हो चुका है। खैर, जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और वापस अपने कमरे के अंदर चलता चला गया। आप यकीन करिए, जो रात थी, जो कि सुबह होने से पहले तक का टाइम था, मेरे लिए ना सिर्फ इस रात को गुजारना मुश्किल हो चुका था, बल्कि देखते ही देखते मुझे बाकायदा 102, 103 बुखार चढ़ चुका था।